प्रकार हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालकों में एक परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं और जितने भी घटक हमने मनोविज्ञान के लिए हैं उनके आधार पर आप एक अपना अधिगम और अनुभव के आधार पर विश्लेषण तैयार करें, जिससे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में आने वाले विविध परिवर्तनों के बारे में आप अपनी राय स्पष्ट रूप से लिख सकें और शिक्षक बनने के उपरांत उन घटकों के आधार पर विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबल प्रदान करें, उनको अभिप्रेरणा प्रदान करें, उचित मार्गदर्शन प्रदान करें और उन्हें सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए प्रेरित करने की भावना प्रदान करें। तो यह आपके लिए शिक्षकोचित भी होगा और आप श्रेष्ठ शिक्षक बनने की भावना को भी प्रेरित कर सकेंगे। कुछ सांख्यिकी घटक जो दिए हैं, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, टोटल एनरोलमेंट इन द क्लास 1 to 5th इन पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ एज 6 to 11 ईयर इन पर्टिकुलर ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यह ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है कि कितने विद्यार्थियों ने आपके यहाँ प्रवेश किया है। तो इसमें टोटल जितने विद्यार्थियों ने आपके यहाँ प्रवेश किया है कक्षा फर्स्ट से पहली से 5वीं तक किसी विशेष सत्र में, उसमें कुल जनसंख्या जो 6 से 11 आयु वर्ग की है उस सत्र में उसका भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो आपका जो रेशो आता है वो GER आएगा। इस प्रकार कई रेशो हैं जिनको आपको अपने विद्यालय में उपयोग में लाना होता है, या DO द्वारा या सरकार द्वारा कोई सूचना मांगी होती है तो वो उस सूचना के समय आपको उस प्रकार के सूत्र प्रदान करते हैं, सूत्र देते हैं और उसके आधार पर आपको ये रेशो कैलकुलेट करके भेजना पड़ता है। कुछ रेशो यहाँ पे दिए हैं, जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट 4th वन है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट इन ए क्लास 1 इन ईयर T, एक साल में कितने स्टूडेंट कक्षा को ड्रॉप कर रहे हैं, उसमें भाग देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन क्लास 1 इन ईयर T, उस सत्र में कितने विद्यार्थी आपके कक्षा कक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, इसको आप 100 से गुणा करेंगे। सपोज आपकी कक्षा में कुल 35 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए और 3 विद्यार्थियों ने कक्षा में बीच में अध्ययन छोड़ दिया, ड्रॉप हो गए, तो आपका ये हो जाएगा 3/35 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस प्रकार से इस रेशो को आप दे सकते हैं जो ड्रॉप आउट रेट कहलाता है। ऐसे समय समय पर कई प्रकार के फॉर्मूले आपके डेवलप होते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रायोगिक कार्य, जिसको आप किसी भी स्तर पर शिक्षकों के विकास के लिए नहीं छोड़ सकते। कक्षा 6 से 14 वर्ष तक के किसी एक बालक का बुद्धि परीक्षण लेकर बुद्धि लब्धि ज्ञात करना, समाज मिति द्वारा किसी कक्षा के खंड के बालकों के आपसी संबंध को ज्ञात करना, समाज मिति में आप उस बच्चे की भावना के अनुकूल उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों या जिनको वो श्रेष्ठ समझता है उसका अंकन कर सकते हैं और उसके आधार पर एक समाज मिति प्रारूप चित्र निर्धारित कर सकते हैं, जिसके तहत आप ये देख सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी कक्षा में अधिकतर विद्यार्थियों का प्रिय है या लीडरशिप क्वालिटी किसमें अधिक है। इसके आधार पे आप भविष्य में अन्य बच्चों को कुछ कार्य प्रोत्साहन देने के लिए उस विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर नियुक्त कर सकते हैं तथा उसके विकास के लिए अलग से प्रयास करने का भी आप कार्य कर सकते हैं। जो STC पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है, उसमें प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम मातृभाषा के प्राथमिक स्तर तक शिक्षण का उद्देश्य है। उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, मौन एवं स्वस्वर वाचन, लिखना, व्यवहारिक व्याकरण तथा सामान्य चर्चा को भी हम समाहित रख सकते हैं। इन उद्देश्यों के साथ सद्वृत्तियां, राष्ट्र प्रेम, सामाजिकता, सकारात्मक सही सोच, व्यक्तिगत हित की भावना का विकास तथा चरित्र निर्माण करना भी आवश्यक है। सामान्य चर्चा के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य को अपेक्षित परिवर्तनों के साथ विवेचन, ज्ञान, अर्थबोध, अभिव्यक्ति, अभिरुचि से संबंध, अपेक्षित परिवर्तन तथा उदाहरणों सहित चर्चा, ये आपको देखना है। आप पाठ्यपुस्तक के उदाहरण भी ले सकते हैं, पाठ्यपुस्तक के बाहर के उदाहरण भी ले सकते हैं, पर पाठ्यपुस्तक में कुछ ऐसे उदाहरण को समाविष्ट करें जो सबके हित में हो और प्रत्येक शिक्षक उसको समझा सके। और शिक्षा वातावरण से, अपने सामाजिक वातावरण से, अपने अनुभव से शिक्षक स्वयं उदाहरणों को ले सकता है। भाषा सीखने का मनोविज्ञान, भाषाई कौशल की दक्षताएं और पाठ्यक्रम के विशद अनुशीलन, भाषाई सामग्री, लेखन कौशल, ध्वनि के मूल तत्व, ध्वनि, लिपि, विराम चिन्ह, शब्द, वैचारिक सामग्री, पठन के लिए, वाचन शिक्षण के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं आप किस प्रकार से ज्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं, उस दृष्टिकोण से आपको विचार करना आवश्यक है। एक संकल्पना आनंददायी शिक्षण की है। आपने विद्यार्थियों को प्राय विद्यालय में आते देखा है, वे बच्चे रोते हुए विद्यालय में आते हैं
और जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो वे बहुत खुश होते हुए पुनः अपने घर को लौटते हैं। यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटक है। हमें चाहिए यह कि बच्चा आनंद रूप में प्रफुल्लित होकर विद्यालय आए और विद्यालय समय में भी ठीक वैसा ही प्रसन्नता का अनुभव करते हुए ज्ञानार्जन करे जैसा वह विद्यालय से छुट्टी के उपरांत करता है। सामान्यतः आजकल विद्यालय एक जेल का प्रारूप बन गए हैं, जिसमें समय सीमा के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थियों को बांध दिया जाता है और वे आगे कुछ सोचे बिना उस समयावधि में एक कार्य, स्टीरियोटाइप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और शिक्षक विद्यार्थियों पर दबाव बनाता है, दबाव बनाने का कार्य सोचता है और पाठ्यक्रम को यथा कथा येन केन प्रकरण पूर्ण करने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों पर जो पहले ही ज्ञान के बोझ के तले और विभिन्न नियमों के उदाहरणों और बोझों के तले दबे हुए होते हैं, वे और दबाव अनुभव करते हैं और अपनी वास्तविक प्रसन्नता और आनंद को खो देते हैं। अतः विद्यालयी समय में शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए कि शिक्षकों को शिक्षा के आनंददायी होने के लिए आभास करवाए, विद्यार्थियों को यह आभास हो सके और शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर एक आनंदपूर्ण वातावरण में अपना विकास करने का प्रयास करें। आनंददायी शिक्षण का अर्थ उपयोगिता, गतिविधि आधारित शिक्षक, शैक्षिक क्रियाकलाप, मौखिक कार्य, वार्तालाप, संवाद, प्रश्नोत्तर, कहानी कथन, पाठन कार्य, लेखन कार्य आदि सब चीजें इसमें ली जा सकती है। अभिव्यक्ति लक्षण, अभिव्यक्ति के प्रकार आदि लिए जा सकते हैं। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कविता शिक्षण, व्याकरण की शिक्षा, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री, भाषा शिक्षण की योग्यता मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण आदि भी इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। इस प्रकार आप देखें तो हिंदी भाषा के विकास में आप किस प्रकार से विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए भाषाई लेखन, अशुद्धियों का दूर करना, उनका ठीक से उच्चारण करना, उनको व्याकरण की कितनी जानकारी होनी चाहिए, अपने विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित व्याकरण के अन्य तथ्यों को विद्यार्थियों को बताना तथा विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से समाज में योग्य शब्दों का चयन करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेमपूर्ण वाणी को बोलना सिखाना आदि कार्य शिक्षक के प्रमुख कार्य हैं। और शिक्षक को इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम मिलना चाहिए कि वह पाठ्यक्रम से विशेष घटकों का चयन करते हुए विद्यार्थियों के समुचित और सर्वश्रेष्ठ विकास के लिए अग्रसर होकर विद्यार्थियों को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके और साथ ही विद्यार्थी समाज में जाकर भाषाई दृष्टिकोण से पूर्ण विकसित होकर चाहे वे आगे स्तर पर जिस किसी विषय का अध्ययन करें, उनका भाषाई विकास सुदृढ़ होगा तो उस विषय में पारंगत बनने में उनको अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी। इसी प्रकार हमने इंग्लिश टीचिंग का एक पाठ्यक्रम लिया है जिसमें स्पोकन इंग्लिश रायम के विभिन्न भाग, रायम्स के भाग ले रखे हैं और साथ ही हमने रीडिंग, राइटिंग, उसके डिफरेंट कंटेंट, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, सीड रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग आदि के बारे में जानकारी दी है। आप इनमें से कौन से घटक किस स्तर पर विकसित करना चाहते हैं उसका विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे आपने बच्चों को बताया डायलॉग राइटिंग के बारे में कि आप किसी भी शब्द को किस प्रकार बोलेंगे, तो आप उसको लिखें पहले, बच्चों को प्रेरणा दे कि आपको एक कोई शब्द दे दिया, सपोज आपने फूल का उपयोग करना सिखाया बच्चों को, फ्लावर, तो वो किस प्रकार से बच्चा उसका उपयोग कर रहा है, कैसे आगे कर रहा है, उसके संदर्भ में कौन से डायलॉग को वो सोच सकता है, उसकी संकल्पना में है, इसके बारे में अभ्यास करवाएं। पैराग्राफ राइटिंग, पर्सनल डायरी, क्लास डायरी लिखवाने का कार्य भी आपकी राइटिंग स्किल सुधारवाने के लिए विद्यार्थियों के माध्यम से किया जा सकता है। लेटर राइटिंग, जो पत्र लिखने का कार्य है वह विद्यार्थियों से आप करवा सकते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग, बच्चों को कुछ आपकी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो उसके लिए आप कोई एक ऐसा प्रोफार्मा बच्चों को बता के या स्वेच्छा से उनको शब्दों के तालमेल के साथ उनमें परिवर्तन करके भाषाई अशुद्धियों रहित उस एप्लीकेशन को लिख सके, इस योग्य बनाना। स्टोरी राइटिंग, बच्चों को स्टोरी लिखने के लिए प्रेरित करना। ये कुछ उदाहरण हैं जो राइटिंग स्किल को प्रेरित किए। आप चाहें बच्चों के चिंतन स्तर को बढ़ाने के लिए उनको कविताएं लिखने, छोटी कहानियां लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्वयं भी अपनी ओर से कुछ कविताएं लिखकर बच्चों के सामने रख सकते हैं। 2-3 लाइन का आप कुछ कार्य कर सकते हैं। प्रायोगिक कार्य, प्रायोगिक अभ्यास आप छोटी कक्षाओं में जितना करवाएंगे वह उतना ही सफल और उचित सिद्ध होगा। इस प्रकार आप अंग्रेजी के पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। हर बिंदु पर कौन सी चीज में कितना समय देना है, कहां परिवर्तन करना है, उसके बारे में आपको सोचना है। आपको ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना चाहिए।
आजकल क्योंकि तकनीकी युग है और अधिकतम जानकारी हमको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है, हम उसकी मल्टीमीडिया के माध्यम से साउंड के साथ उनको पिक्चर बता के स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से बच्चों के ज्ञान को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। मार्केट में ऐसी एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त कुछ तकनीकें भी आई है, जिसमें ऑडियो विजुअल जो सामग्री है उसके माध्यम से आप बच्चों को ज्ञान वास्तविक स्वरूप में दे सकते हैं। सपोज आप बच्चे को सामान्य विश्व के भूगोल की जानकारी दे रहे हैं, तो भूगोल एक जटिल विषय माना जाता है, पाठ्यपुस्तक में एक नक्शे के माध्यम से आप उसको ठीक प्रकार नहीं समझा सकते। लेकिन यदि आपने कोई क्लिप ऐसी रिकॉर्डिंग ले ली जिसमें समुद्र की अवधारणा बच्चों को बताइए, तो वे वास्तव में उस समुद्र को, बहते हुए पानी को देखते हुए उसके कंसेप्ट को ठीक प्रकार समझ सकते हैं और उसी समुद्र के बारे में अपना संप्रत्यय स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं। तो ये बहुत अधिक उपयोगी जानकारी है। सेकंड थिंग, इसमें ब्लैक बोर्ड और हैंड राइटिंग की आती है। अध्यापक को अच्छे से श्रेष्ठ ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए। यदि अध्यापक अशुद्ध लेखन करेगा तथा हस्तरेखा उसकी अच्छी नहीं होगी, तो विद्यार्थियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वे गलत अक्षर उतारने के आदी बन जाएंगे। स्पेलिंग जो है विशेषकर अंग्रेजी में, उसका उच्चारण, उसका लेखन कार्य अत्यधिक शुद्धता से होना चाहिए। यूनिट प्लान और मूल्यांकन की जानकारी भी इसमें अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम है। आपको यह देखना है कि गणित शिक्षण के अंतर्गत आप जो जो प्रक्रियाएं, शिक्षण विधियां, अधिगम सामग्री का महत्व एवं उपयोग, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण, अधिगम मूल्यांकन, विषय वस्तु, संख्या ज्ञान, गणितीय मूलभूत संक्रिया, रेखा गणित, बीज गणित के बारे में सामान्य जानकारी, अभाज्य संयुक्त संख्याएं, भिन्न दशमलव, भिन्न प्रतिशत, एकिक नियम, मानक इकाइयां, परिमाप एवं क्षेत्रफल, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में और भारतीय गणितज्ञों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि गणित के विकास में विद्यार्थी सामान्यतः गणित से दूर भागते हैं। कारण यह है कि विद्यार्थियों को गणित विषय रुचिकर बनाकर नहीं पढ़ाया जाता है। शिक्षक आता है, कोई समस्या दे दी, हल कर दिया उसको शिक्षक ने, 2-4 समस्याएं हल कर दी और वो अपने कार्य की इतिश्री कर लेता है। उसको वास्तव में यह देखने का अवसर नहीं होता कि विद्यार्थी वास्तव में जो सूत्र उसने बताए हैं, जो प्रक्रियाएं वो अपना रहा है, उससे समागम करने में, उसको ठीक प्रकार से सीखने में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। और भाषा हो या गणित, यह विद्यार्थी की एक कमी रहती है कि शिक्षक के प्रारूप में, शिक्षक की प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थी उस चीज को आसानी से नहीं सीखता है, क्योंकि उसका अपना स्वतंत्र मस्तिष्क है, अपना वातावरण है, अपना परिवेश है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह चाहे गति धीमी करनी पड़े, विद्यार्थियों को ठीक प्रारूप में सभी चीजों को सिखाने का प्रयास करे, क्योंकि यदि नींव का आधार मजबूत होगा तभी विद्यार्थी गणित या किसी अन्य विषय में अपनी संकल्पनाओं को ठीक या सुदृढ़ प्रकार से सीख सकता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को आप एक त्रिभुज बनाने की संकल्पना सिखा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर। बच्चा त्रिभुज ठीक प्रकार से नहीं बना पा रहा है, उसकी रेखाएं टेढ़ी जा रही है। शिक्षक ने यदि पहली ही बार में उस विद्यार्थी की गलतियों को नहीं देखा या उसकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं कर पाया, चेक नहीं कर पाया, तो वह विद्यार्थी आगे तक उस त्रिभुज की सीधी रेखा नहीं बना पाएगा और 3 रेखाओं के मिलने से जो त्रिभुज बनता है, वह संकल्पना विद्यार्थी को स्पष्ट नहीं होगी। तो आपने जब विद्यार्थी को त्रिभुज बनाना सिखाया, त्रिभुज के आकार से ही वो ठीक प्रकार से परिचित नहीं हुआ, तो आपने कक्षा में ठीक प्रकार से उस संप्रत्यय को नहीं दिया है। अब हमको यहाँ ये चीज देखनी होगी कि विद्यार्थी ठीक प्रकार से उस चीज को देखे, तो अध्यापक का मूल्यांकन संबंधी उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है। हम उसके बिना अच्छे श्रेष्ठ शिक्षण का कार्य नहीं कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में हमें बच्चों के स्तर के अनुरूप जो नवीन अनुकूल चीजें हैं, आसपास के वातावरण में उपस्थित है, ऐसी चीजों को उदाहरणों के साथ समाविष्ट करते हुए गणित में जोड़कर उसका शिक्षण कार्य कराने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम को थोड़ा सुदृढ़ बनाएं। एनसीईआरटी ने इसके लिए अध्यापक शिक्षक मार्गदर्शिकाएं प्रदान की है, उनके माध्यम से भी इस विषय में थोड़ा हमें हेल्प मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। और हम इन विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम विकास के पदों को देखते हुए अपने पाठ्यक्रम में यदि कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह विद्यार्थियों के लिए ये हितकर साबित होगा। अगला महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण अध्ययन है, जिसमें पर्यावरण के बारे में जानकारी, सामान्य उद्देश्य, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्य, पर्यावरण अध्ययन में उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण, ज्ञान, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, प्रशंसा,
पर्यावरण के सामान्य सिद्धांतों की जानकारी, पर्यावरणीय विषय की शिक्षण विधियां तथा पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में विस्तार, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के संभाव्य बिंदु आदि की जानकारी मुख्य रूप से देने का प्रयास किया जाता है। अब देखा जाए तो पर्यावरण शिक्षा के बारे में बच्चे को कुछ नहीं पता है, शिक्षक को भी पूरी जानकारी नहीं है, और पर्यावरण शिक्षा देने का कार्य यदि वे विद्यालय में करने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह सफल नहीं होंगे। अतः एसटीसी पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रखा है। 2 वर्षीय एसटीसी पाठ्यक्रम में इसके 2 भाग किए गए हैं। प्रथम वर्ष में विद्यार्थी पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और द्वितीय भाग में भी पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जानकारियां उनको शिक्षक बनने के उपरांत विद्यार्थियों को श्रेष्ठ पर्यावरण, उचित पर्यावरण के निर्माण में दिशा प्रदान करने में अत्यंत सहायक मिलती है। आपको चाहिए कि इन घटकों में हम क्या नवीन परिवर्तन ला सकते हैं, किन चीजों का समावेश कर सकते हैं, उनका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करें। यहाँ कुछ पर्यावरण की विषय वस्तुएं हैं, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं और उसके आधार पर जैसे हमने आलोचनात्मक विकास किया था वैसा ही आलोचनात्मक विकास आप आगे देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि विद्यार्थी का और शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य के संबंधित सामान्य जानकारी उसको नहीं होगी, तो वह किसी भी रूप में आगे विद्यार्थियों के श्रेष्ठ विकास में कार्यरत नहीं हो सकता है। इसमें आप खेलकूद, योगासन आदि पाठ्य सामग्रियों को, सामान्य मेडिकल संबंधित जानकारी, खेल शिक्षण विधियां तथा सत्रीय कार्य भी इसके अंतर्गत दे सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण विषय आपका आता है कला शिक्षा, जिसमें विद्यार्थियों को सृजनात्मक विकास के लिए आप अवस्थाएं प्रदान कर सकते हैं और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इसमें कला शिक्षा के पाठ्यक्रम का आप समीक्षात्मक अध्ययन करें और कला शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक क्या परिवर्तन आप लाने में अपने आप को सफल मान सकेंगे। शिक्षक के लिए उस पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन दिए जाने चाहिए जिससे कला शिक्षा को और सुदृढ़ प्रारूप आप प्रदान कर सकें। कला शिक्षा के मूल्यांकन की नवीन प्रक्रियाएं कौन सी आप अपना सकते हैं। वर्तमान में मात्र शिक्षक उस बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई है उसको देख के और अंकन कर देता है, वह अपने स्तर पर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसका अंकन करता है। वास्तव में यह देखना चाहिए कि विद्यार्थी ने अपनी योग्यता, अपनी सृजनात्मकता, अपने चिंतन का कितना उपयोग करके उस चित्र का निर्माण किया है और उसके स्तर को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन कार्य करना चाहिए। तो कला शिक्षण में मूल्यांकन आप ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं आप आलोचनात्मक विश्लेषण में हर बिंदु से निहित दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। संगीत से संबंधित, नृत्य नाट्य कला से संबंधित विभिन्न अनुभव आप आगे ले सकते हैं। अधिगम क्षेत्र एवं दक्षताएं, कोलाज, छापांकन, मांडने, रंगोली बनाना, लक्षणात्मक अनुभव, मिट्टी से कार्य करना, लयात्मक अनुभव, नृत्य ताल, अवलोकन, सराहना, चित्रात्मक अनुभव और लयात्मक अनुभव दक्षताएं आदि को समाविष्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रायोगिक कार्य, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम करवाना, उच्चारण स्थल पे आप पीटी परेड तो सामान्यतः विद्यार्थियों से सभी जगह करवाया जाता है, लेकिन उसके लिए भी मात्र एक कालांश तक उनको निहित किया जाता है। छोटे विद्यार्थियों को जितना अनुभव आधारित और व्यक्तिगत कार्य करने की स्वतंत्रताएं दी जाएगी, शारीरिक रूप से बोधगम्य अगर उनको ज्ञान को बना के प्रदान किया जाएगा तो वह उनके लिए उचित होगा। यहाँ महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का जो संप्रत्यय था, जिसमें खेल खेल में जमीन से जुड़े हुए रहकर विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने की भावना थी, हालांकि वह शिक्षा बहुत अधिक नहीं चल पाई और वर्तमान में तो उसको प्राय कहीं देखने में नहीं आता है कि चल रही है, लेकिन वास्तव में उसमें जो निहित मूल्य था वह यह था कि बालक स्वयं अपनी जमीन से जुड़े अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान को आगे सीखे। एक महत्वपूर्ण मूल्य है और इसे पाठ्यक्रम में समाविष्ट करते हुए हम बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आगे प्रेरित हो सकते हैं। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के शिक्षकों हेतु अध्यापक शिक्षा बीएड स्नातक स्तरीय कोर्स कहलाया जाता है, उसकी समीक्षा हम देखने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः आप किसी भी बीएड महाविद्यालय के पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सकते हैं। जैसे पहले हमने एसटीसी पाठ्यक्रम की समीक्षा की थी, उसी प्रकार उसके प्रत्येक घटक, प्रत्येक पेपर को आप विश्लेषित करके और उसको क्या परिवर्तन आपको पाठ्यक्रम में चाहिए, उसके सकारात्मक एवं उसके सुझावात्मक पक्षों को देते हुए आपको इस पाठ्यक्रम की समीक्षा को करना है।
प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षणालयों की दशा पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि इन महाविद्यालयों प्रशिक्षणालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शिक्षा आयोग ने इस संबंध में लिखा है कि प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षणालयों की बहुत ही दुर्दशा है और उनका शिक्षण स्तर तो माध्यमिक प्रशिक्षणालयों से भी अधिक गया गुजरा है। इस बिगड़ी हुई अव्यवस्था के दो कारण हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिकांश अध्यापक प्राथमिक शिक्षाओं की समस्याओं से पूर्णतः परिचित नहीं है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ ही होता है और ये अध्यापक माध्यमिक शालाओं में सामान्य कार्य करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसका स्थानांतरण प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी कर दिया जाता है। जब तक देश में ऐसी संस्थाएं न खोली जाए जहां प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था हो, तब तक उपयुक्त अध्यापकों का अभाव ही रहेगा। इस स्थिति का दूसरा बड़ा कारण संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्रों से संबंधित है। कम योग्यता वाले छात्रों के प्रवेश से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का स्तर उन्नयन संभव नहीं है। यह एक सामान्य समस्या है सभी जगह के लिए जहां हम इस प्रकार की समस्याओं को देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार के जो अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम है वहां प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी योग्य नहीं आ रहे हैं। बीएड करने के उपरांत स्नातक एवं बीएड उपाधि धारकों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करने के लिए अवसर मिलता है। सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं सत्रीय कार्य विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के अनुसार उनको करने होते हैं और यहाँ आपको बीएड का एक पाठ्यक्रम बताया जा रहा है जिसके आधार पे आप उसकी समीक्षा करेंगे। आप अपने स्तर पर किसी भी विश्वविद्यालय का स्नातक स्तरीय बीएड पाठ्यक्रम लेके उस पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने एसटीसी पाठ्यक्रम की समीक्षा की थी, उसके प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक घटक को निर्धारित रूप में आप देखें, उसमें क्या सुधार और सुझाव चाहिए, पाठ्यक्रम में नवीनता का क्या समावेश होना चाहिए, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें आप वर्तमान समय के उचित एवं योग्य नहीं मानते हैं, उन्हें पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए, उसके बारे में आपको एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। और उस दृष्टिकोण से आप पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को देखते हुए उसकी वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में अपना निर्णय लिख सकते हैं। आपको स्वतंत्रता है, आप पाठ्यक्रम के सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्षों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन है उनका सुझाव प्रदान करें। स्नातक स्तर की अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि 1950 के पश्चात इसमें विविधता आई है। कुछ नए आयाम दृष्टिगोचर हुए हैं, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्यों की सामने रखते हुए यदि विवेचना की जाए तो इस क्षेत्र में अधिक परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता है। अब शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में वास्तविकता का अध्ययन करके तदनुसार योजना बनाई जानी चाहिए। इस समय देश में लगभग एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। ग्रामीण और शहरी संस्थाएं हैं। शहरी संस्थाएं सुसज्जित है, भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं और उसके माध्यम से आगे बढ़ रही है। शिक्षक प्रशिक्षण में हमें हमारे देश की और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और विशेष वर्ग के शिक्षकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर शोध एवं अन्वेषण करते हुए नवीन पाठ्यक्रम की रचना करनी चाहिए। इस पाठ्यक्रम में ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण शाला संगठन, समुदाय, अनुशासन आदि समस्याओं पर विशेष रूप से आग्रह किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों को बनाते समय कुछ मूलभूत सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए। इनका एक विशिष्ट उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे सुयोग्य कक्षा अध्यापक तैयार करें। ये शिक्षक अपने विषयों में निष्णात होने चाहिए, पारंगत होने चाहिए और जो अध्यापक हैं उन्हें अध्यापन की नवीनतम विधियों से परिचित होना तथा उनके प्रयोग करने की क्षमताओं को, दक्षताओं को अपने में उच्च स्तर पर पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से ऐसे शिक्षक उत्पन्न हो जो शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखते हों और बालकों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकें, शाला और समुदाय के संबंधों को प्रगाढ़ बना सकें। माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक दुर्बल पक्ष व्यवहारिक कार्य एवं शालाओं में अध्यापन पाठ या अभ्यास का है। अधिकतर स्थानों पर यह मात्र फॉर्मेलिटी के रूप में कर दिया जाता है। न तो विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्यापन अभ्यास स्कूलों में जाते हैं और पढ़ाते हैं, कुछ सीखते हैं, और न ही वहां के शिक्षकगण या प्रशासक इस बारे में चिंतित हैं। बहुत से महाविद्यालय तो ऐसे खुले हुए हैं जहां शिक्षक ही नहीं है। इस दृष्टिकोण से हमें पाठ्यक्रम को और सुदृढ़ तथा उपयोगी बनाना अत्यंत आवश्यक है। स्थानाबद्ध कार्यक्रम एवं सहयोगी शाला योजना का प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्यापन अभ्यास को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों को नवीन विधियों से परिचित होना चाहिए और प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्देशन पाठों का
समुचित आयोजन किया जाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री के उचित उपयोग पर अध्यापन अभ्यास काल में अधिक आग्रह करना चाहिए। इसके लिए सैद्धांतिक रूप से यह मान लेना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्कूल एक प्रयोगशाला के रूप में है। स्कूल में तो वे अध्यापन के साथ शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करें, शोध ग्रंथ लिखें, अनुभवी प्राध्यापकों और शिक्षकों के अनुभवों का लाभ उठाएं। यह बहुत आवश्यक है, जिसमें प्रायः शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कमी देखने में आती है। हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट फैकल्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है और इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो अध्यापक आ रहे हैं उनका स्तर समीचीन नहीं है। छात्राध्यापकों को अधिक समय शाला में व्यतीत करना चाहिए और महाविद्यालय के प्राध्यापकों को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दृष्टि से बीएड कार्यकाल को पूरे 1 वर्ष अधिक कर देना चाहिए। तात्पर्य बीएड का जो पाठ्यक्रम 1 साल का है उसे 2 वर्ष का कर देना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए निर्देशन एवं प्रयोगात्मक स्कूल होना चाहिए और उसका प्रयोग निर्देशन या विशेष अध्ययन के लिए किया जाना चाहिए। इन सब बातों का समावेश यदि पाठ्यक्रम में किया जाए तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बीएड पाठ्यक्रम को हम स्तरोपयोगी और उन्नत बना सकते हैं। मूल्यांकन एवं गृह कार्य जांचने की प्रवृत्ति भी प्रशिक्षणार्थियों में विकसित करनी चाहिए, जो सामान्यतः नहीं के बराबर पाई जाती है। कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों को गृह कार्य जांचने और मूल्यांकन के लिए उचित रूप में प्रेरित नहीं कर पाता है। उसका कारण समयावधि का अभाव भी होता है, लेकिन जो भी हो यह शिक्षण प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है और हमें इस और विशेष दृष्टि देकर विकास करने की आवश्यकता है। स्नातक स्तर की अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा। आप किसी भी इंटरनेट से कोई बीएड पाठ्यक्रम उठा के उसकी आलोचनात्मक समीक्षा ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जैसा हमने पहले एचटीसी के पाठ्यक्रम में किया था। इसमें शिक्षा के समाजशास्त्र, शिक्षा के मनोविज्ञान और शिक्षा प्रशासन, शैक्षिक व्यवस्थाओं से संबंधित अन्य विषयों से संबंधित जो आपके 2 शिक्षण विषय होते हैं पाठ्यक्रम हैं, मैं उस चीज को दोहराऊंगा नहीं, आप उसे सुन चुके हैं। आप अपने स्तर पर बीएड का एक पाठ्यक्रम उठाकर उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करें, जिससे आप बीएड के पाठ्यक्रम को समझ सकें और उसकी कमियों और अच्छाइयों को देखते हुए नवीन पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रेरित हो सकें। एनसीटीई ने एक पाठ्यक्रम दिया है शिक्षक शिक्षा से संबंधित बीएड और एमएड लेवल के लिए। आप उस पाठ्यक्रम को इंटरनेट से ले सकते हैं और उस पाठ्यक्रम के आधार पर अपना मंतव्य, अपनी भावना रख सकते हैं। उसमें भी आप आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करें कि कौन से तथ्य हमको रखने चाहिए, कौन से तथ्य नहीं रखने चाहिए। यहाँ हम बीएड पाठ्यक्रम देख रहे हैं जिसमें प्रमुख पेपर है शैक्षिक एवं उदयमान भारतीय समाज, जिसमें भारतीय समाज के बारे में संबंधित तथ्यों की जानकारी दी गई है। आप इसको देखकर इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। द्वितीय पेपर आपका शिक्षण एवं अधिगम के मनोसामाजिक अधिकार, साइको सोशल बेसिस, जो मनोवैज्ञानिक पार्ट है, उसके आधार पर कौन से घटक हमको बीएड पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने हैं, उसके आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं कि समूह गतिशीलता, जो विद्यार्थी समूह है, मॉब क्रिएट होता है, भीड़ नियंत्रित करना, भीड़ को किसी एक दिशा विशेष को प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जहां भी हम समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां देख रहे हैं, वहां समूह की गलत दिशा में अवधारणाएं जाने से पूरे समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आप पाठ्यक्रम में समाविष्ट करते हुए विद्यार्थियों को यदि समूह गत्यात्मकता भारतीय राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में देने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक हितकारी कदम साबित होगा। अगला पेपर शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें शिक्षा प्रबंधन की अवधारणाएं, नेतृत्व, उसका पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षा के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, अभिकरण हैं, इसका अध्ययन हम आगे की इकाइयों में करेंगे। उसके बारे में राय दी गई है। तो किस इकाई में आप किस अभिकरण के आधार पर कौन सा परिवर्तन चाहते हैं, नया अभिकरण कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो कार्य आप इस आलोचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत कर सकते हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र सबसे महत्वपूर्ण है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कक्षा कक्ष प्रबंध, जिसमें नवीन तकनीकी, कंप्यूटर का प्रयोग तथा विभिन्न प्रकार से शैक्षिक सांख्यिकियों के आधार पर विद्यार्थियों के विकास की बात कही गई है। आप इस तकनीकी विकास के युग में शिक्षकों के लिए कौन से तकनीकी संसाधनों को आवश्यक समझते हैं जो विद्यालयों में भी होने चाहिए, और उनके आधार पर एक पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको 2 मुख्य विषय चयनित करने पड़ते हैं
जिसमें आपका भाषाई शिक्षण के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि विषय हो सकते हैं, जिनमें से 2 विषय आप लेते हैं, सपोज किसी का हिंदी विषय है और किसी का अंग्रेजी विषय है, तो उसकी आलोचनात्मक अध्ययन पाठ्यक्रम की आप कर सकते हैं कि आपको कौन सा पाठ्यक्रम के अंतर्गत बिंदु या इकाई में आप परिवर्तन चाहते हैं और किस स्तर का परिवर्तन चाहते हैं। साथ ही आपको अन्य विषय विज्ञान वर्ग के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, गणित, हिंदी, गणित, सामान्य विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जीव विज्ञान आदि अनेक विषयों का अध्ययन आप कर सकते हैं और उसमें अपने परिवर्तन सुझा सकते हैं। अंग्रेजी के साथ आप अन्य विषयों को भी देखते हैं, हिस्ट्री, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, सिविक्स, नागरिक शास्त्र शिक्षण तथा इतिहास शिक्षण के अंतर्गत आप अलग चीजें ले सकते हैं और प्रत्येक इकाई में आप कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं। इसी प्रकार भूगोल शिक्षण के भी आप परिवर्तन अपना बता सकते हैं। ये पाठ्यक्रम के कुछ विशेष महत्वपूर्ण घटक हैं जिनको आप देखते हैं। एक पाठ्यक्रम हमारे यहाँ एनसीटी द्वारा अनिवार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा, साक्षरता और उसके शैक्षिक अनुप्रयोग तथा मानवाधिकार शिक्षा का है। एक शिक्षक जो माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य करने जा रहा है, उसको इन तथ्यों की जानकारी अच्छे से होना आवश्यक है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये पाठ्यक्रम निर्मित किए गए हैं। यहाँ यह देखना आवश्यक होगा कि शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अत्यंत बोझिल है और इसकी समयावधि 1 वर्ष है। अतः ये सारे पाठ्यक्रम, जनसंख्या शिक्षा है, कंप्यूटर शिक्षा है, योगा की शिक्षा है, आपका जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम है और अन्य कई इस प्रकार के विशेष पाठ्यक्रम, मूल्य शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम आप इसमें समाविष्ट कर सकते हैं। इनका अध्ययन 1 वर्ष की अवधि में कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि समयावधि काफी कम होती है और विद्यार्थियों को प्रायोगिक और व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक जोर देना होता है। अतः हमें चाहिए कि हमारी सरकार इसको शीघ्र ही 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के रूप में निरूपित करे और स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की समयावधि 2 वर्ष की करने का कार्य हो, जिसके माध्यम से हम इन शिक्षा पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से दे सकें। सामान्यतः महाविद्यालयों में इन विषयों को अनुपयुक्तता समझकर छोड़ दिया जाता है या विद्यार्थियों से इसके लिए भारी फीस वसूलकर 1-2 कक्षाएं उनके लिए लगा दी जाती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा, शांति शिक्षा, उद्योग शिक्षा जैसे संप्रतियों की अत्यंत अधिक आवश्यकता है और साथ ही यदि शिक्षक बनने वाले व्यक्ति इन विधाओं में पारंगत होंगे, दक्ष होंगे, तभी वे अपने विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से प्रेरणा देकर समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे और सही विषय चयन के लिए जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को बाद में करना होता है, उनको प्रेरणा दे सकेंगे और योग्य और सफल विद्यार्थी और भविष्य में आगे अच्छा व्यवसाय चयन करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। यह सभी पाठ्यक्रम विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इस दृष्टिकोण से हमने यहाँ बीएड का आलोचनात्मक पाठ्यक्रम जो है उसको देखा। हम किस प्रकार से अन्य घटकों में विश्लेषण करते हुए किन चीजों को अधिक समाविष्ट करना चाहते हैं और किन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैन विश्व भारती में विशेषकर आचार्य तुलसी से संबंधित और जीवन विज्ञान एवं योगा से संबंधित कुछ बिंदु पाठ्यक्रम में समाविष्ट किए गए हैं। एक पेपर भी बनाया गया है और उसके माध्यम से विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है और नैतिक विकास के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को सक्षम बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर ये जो जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम है और इस मूल्य शिक्षा के पाठ्यक्रम को अन्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी लिया जाए तो निसंदेह विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए अधिक हितकर होगा। अब हम स्नातकोत्तर स्तर की अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम है उसको देखेंगे, जिसमें विशेषतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में जो अध्यापक तैयार किए जा रहे हैं उनके शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। वे भविष्य में अच्छे शिक्षक बने, इसके लिए प्रयास किया जाता है। एमए एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम भी इसी दिशा में एक कदम है। इसका पाठ्यक्रम आपको दिया गया होगा और इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक घटक की आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इसमें कौन सा बिंदु आप पाठ्यक्रम में रखना चाहते हैं, कौन सा नहीं रखना चाहते हैं। जिस प्रकार आपको एसटीसी और बीएड के पाठ्यक्रम का एक विश्लेषण दिया था, आपको एमए एजुकेशन के पाठ्यक्रम मिला है, उसमें आप देखिए और ठीक प्रकार से हर घटक को निर्धारित करने का प्रयास कीजिए। पहले में हम उदयमान भारतीय समाज में शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं, जो एमएड पाठ्यक्रम का विशेष प्रारूप है और
इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे समाज की संकल्पनाओं में किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है और समाज की क्या आवश्यकता है, शिक्षा के मूल्यों उद्देश्यों को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। द्वितीय पाठ्यक्रम में द्वितीय पेपर में हम उसके मनोविज्ञान के संदर्भ में संकल्पनाओं को देखने का प्रयास करते हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षकों को संबल बनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। इसके विभिन्न घटकों को आपको देख के और कौन से पक्षों को आप अपने पाठ्यक्रम में रखना चाहते हैं, किनको नहीं रखना चाहते हैं। एनसीटी का एक विस्तृत पाठ्यक्रम एमएड से संबंधित है, वह इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम का सामान्य उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वह विशेष ज्ञान, पहल शक्ति, सापेक्ष विशिष्ट क्षेत्र में अधिक गहन वैज्ञानिक और विद्वतापूर्ण अध्ययन कर सके। इसमें छात्र को शिक्षा, शैक्षणिक समस्याओं के अध्ययन के विषय में एक परिप्रेक्ष्य देना तथा उनके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना, इसका समावेश किया जाना चाहिए। शैक्षिक योग्यतांकन, शिक्षा के मनोविज्ञान के क्षेत्रों में विशेष योग्यता पर पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए। साथ ही एमएड और एमए एजुकेशन में एक शोध प्रक्रिया का पेपर होता है, रिसर्च डेजर्टेशन लिखनी होती है, लघु शोध ग्रंथ, जिसमें सामान्यतः यह देखा गया है कि मात्र खानापूर्ति करके उस कार्य को कर दिया जाता है और शोध से संबंधित इनसाइट विद्यार्थी में डेवलप नहीं हो पाती है। अंतर्दृष्टि विद्यार्थी में विकसित होना आवश्यक है, तभी शोध की प्रक्रिया का ठीक प्रकार से अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार आप एमए शिक्षा के प्रत्येक पेपर और उसके प्रत्येक घटक के बारे में अपनी स्पष्ट राय दे सकते हैं। आप यह लिख सकते हैं कि लघु शोध का जो प्रारूप है और प्रक्रियाएं हैं उनको एमएड के पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मात्र खानापूर्ति बन गई है और इसके स्थान पर कोई सैद्धांतिक प्रश्न पत्र डाला जा सकता है। यह एक विचार हुआ। दूसरा विचार यह हो सकता है कि एमएड डेजर्टेशन भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करने में सहायक हो सकती है, अतः इसको अधिक मूल्य देते हुए इसके विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यह दूसरा सुझाव हुआ। अखिल भारतीय प्रशिक्षक संघ के एक कार्यदल ने वर्तमान भारतीय सामाजिक और शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया है कि शिक्षा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वर्तमान शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस पाठ्यक्रम द्वारा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र विषयों के शिक्षक तैयार किए जाने चाहिए जो विषय वस्तु और उसको पढ़ाने की उच्च योग्यता रखते हों, और ऐसे शिक्षक प्रशिक्षक तैयार किए जाने चाहिए जो प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञ हों। इस प्रकार आपके दिए हुए एमए एजुकेशन के पाठ्यक्रम का एक आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं और उसके आधार पर एक नवीन पाठ्यक्रम के लिए सुझाव दे सकते हैं।